नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो आज क्लास रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से संबंधित। यानी आज से अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने बहुत कुछ क्लासों में देख लिया है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें एक बार, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए बता देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे पास ही में बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब आवाज़ आ सकती है। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बिल्कुल आराम से सुनते हुए चलते हुए, मतलब बिल्कुल कंटेंट पे ही आपको फोकस रखना है, अदरवाइज़ आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और दोस्तों, वैसे ही विपत्ति बाधाओं से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाके अपन को सफलता आसानी से मिलती है। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और उसमें भी सबसे पहले अपन जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कोशिका यानी सेल से संबंधित। लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अपन थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं, और उसमें किस प्रकार अपना शरीर कार्य करता है वो अपना यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अपन क्या देखने वाले हैं वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जी अपने पूरा शरीर है वो किस प्रकार बना हुआ है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। कि सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो कोशिका से मिलकर ही शरीर बनता है। शरीर में असंख्य कोशिकाएं, अरबों खरबों कोशिकाएं होती है, उनसे मिलकर अपना शरीर बनता है। तो वो अपने एनाटॉमी के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले दो डेफिनेशन देखेंगे अपन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। क्योंकि जो कोशिका पढ़ते हैं वो अपन कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं, एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। तो देखिए दोस्तों, कोशिका में सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो रहेगी एनाटॉमी। एनाटॉमी जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान। देखिए दोस्तों, एनाटॉमी, और दूसरी जो होती है उसे अपन बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसे अपन बोलते हैं दोस्तों हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए दोस्तों, दो साइंस है। वैसे लॉजी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। मैं आपको 10 से 15 लॉजी ऐसे लिखाया जाएगा, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सोलॉजी, हिपेटोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी, ऐसे जितने भी 10 से 15 लॉजी लिखाऊंगा उनमें सीधा एक लॉजी आपको पर्सन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे मायोलॉजी किसका अध्ययन है, तो वो मांसपेशियों का अध्ययन है। हिपेटोलॉजी किसका है, तो वो ऊतकों का अध्ययन है, यकृत का अध्ययन है। ऐसे अपने को यहाँ पे इनसे संबंधित पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कोशिका का अध्ययन अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में करते हैं। तो एनाटॉमी की परिभाषा जो शरीर रचना विज्ञान होती है वो अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें अपन डेफिनेशन के तौर पर इसमें लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर रचना और अंगों से संबंधित होती है। शरीर की रचना मतलब जैसे हाथ हो गए, हड्डियाँ हो गई, मांसपेशी हो गई, जो जैसे अपने बाल हो गए, आँख, नाक, कान, जीभ, इनसे मिलकर शरीर बन गया पूरा, तो वो शरीर की रचना हो गई। तो इनका अध्ययन किस में करते हैं, एनाटॉमी के अंदर करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे अपन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर के अंगों की संरचना, मानव शरीर के अंगों की संरचना से संबंधित होता है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर के अंगों की संरचना, ध्यान रखना, संरचना से संबंधित होता है, तो उसे अपन एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। दूसरी विज्ञान साइंस आती है, उसे अपन फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं। उसमें क्या देखना है वो देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर के अंगों
अंगों की कार्य प्रणाली, यानी कार्य किस प्रकार करते हैं, मानव शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली से संबंधित होता है, से संबंधित होता है। देखिए दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है। ये तो रचना है, शरीर रचना, एनाटॉमी, यानी शरीर के अंगों की बनावट पूछ रहा है। जैसे हड्डियाँ होती है, मांसपेशियाँ मिलती है, ऊतक मिलते हैं, अंग मिलते हैं, इनसे बन जाता है शरीर पूरा। लेकिन जो शरीर के अंदर अंग हो गए, अब बन गए अंदर, जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो लीवर है, किडनी है, गुर्दे हैं, ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो उनकी कार्य प्रणाली, अंगों की कार्य प्रणाली का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए दोस्तों, इसमें क्रिया विज्ञान लग रहा है तो उसमें किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पे दो देख लिया है, शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। दोनों को अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोनों में फर्क अपने को पता लग गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव शरीर के अंगों की संरचना, सिर्फ बनावट का पता लग जाता है, तो वो तो एनाटॉमी कहलाएगी। और फिर अंग बन गए अंदर और वो कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, तो वो कहलाएगी क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी। ये दोनों को अपने को यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनको मिटा देता हूँ। फिर अपन देखते हैं दोस्तों, शरीर का निर्माण किससे होता है। तो शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर होता है, और शरीर में असंख्य अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर बहुत सी कोशिकाएं मिल जाती है तो फिर अंग बनते हैं, अंग ऊतक बनते हैं, ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र, ऐसे पूरा शरीर सिस्टम बनता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तो अपने को डेफिनेशन से संबंधित पता लग गया। अब अपन देखने वाले हैं, वो देखेंगे इनसे संबंधित आगे की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, शरीर का निर्माण है वो किस प्रकार होता है। तो शरीर का निर्माण के लिए अपने को यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो कोशिका की जरूरत पड़ती है। तो शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसको सीक्वेंस में याद रखना है अपने को, यानी सबसे पहले कोशिका, कोशिकाओं के बाद में बहुत सी कोशिकाएं मिल जाती है। यानी शरीर में सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, कोशिका। अब बहुत सी कोशिका मिल गई तो क्या बन जाएगा, ऊतक। बहुत से ऊतक मिल गए तो क्या बनेगा, ऊतक फिर बन रहा है अंग। अंग मिलते हैं, फिर अंग मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तंत्र। और तंत्र, बहुत से तंत्र हो गए तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा पूरा शरीर। देखिए दोस्तों, ये अपना फैक्ट याद रखना है इसी प्रकार कि कोशिका मिल जाती है तो ऊतक मिलते हैं तो अंग मिल जाते हैं तो तंत्र, और फिर शरीर बनता है। अब देखिए दोस्तों, कोशिका के बारे में क्या लिखेंगे अपन। कोशिका के बारे में ये है शरीर की, यह है जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। रचनात्मक इकाई है, क्योंकि रचना शरीर की निर्माण ही कोशिका से हो रहा है, तो ये शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। सबसे पहले कोशिका के बारे में। अगला पॉइंट कोशिका के बारे में देखिए दोस्तों, वो रहेगा यह शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। ये अपने को दो फैक्ट अपने को यहाँ पे कोशिका से संबंधित याद रखने हैं। ये जीवन की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है सबसे पहले। अब दोस्तों, शरीर का निर्माण कोशिका से हो रहा है, सबसे शरीर की छोटी इकाई पता लग गई है, कोशिका है। तो अब अपने को बहुत सी कोशिका मिल जाती है तो क्या बन जाता है, ऊतक बन जाता है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऊतक के बारे में क्या लिखेंगे अपन, जब बहुत सी एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिल जाती है तो उसे ऊतक कहते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना उत्तक के बारे में। जब बहुत सी एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिल जाती है तो उसे उत्तक कहते हैं। यानी कोशिका बहुत सी कोशिकाएं मिल जाएगी एक जगह तो वो उत्तक बन जाएगा। और शरीर, पूरा शरीर उत्तकों से बना हुआ है, जिसमें दो प्रकार के उत्तक, एक हार्ड उत्तक दृढ़ और एक कोमल उत्तक। दृढ़ उत्तक कौन सा होता है, यानी हार्ड कठोर उत्तक कौन सा होता है, हड्डियाँ। बाकी पूरा शरीर कोमल उत्तकों से मिलकर बना होता है। आगे देखिए दोस्तों, इसी उत्तक में ही लिख रहे हैं अपन, उत्तक में ही शरीर कठोर, कठोर, कठोर में हड्डियां लिखेंगे। शरीर कठोर यानी हड्डियां, और मुलायम, मुलायम उत्तकों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों कि शरीर कठोर और मुलायम उत्तकों से मिलकर बना है। लेकिन कठोर उत्तक हड्डियां हैं और मुलायम उत्तक बाकी हड्डियों के अलावा जो भी बच गया वो मुलायम उत्तक है। तो देखिए दोस्तों, अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ लिया। कोशिका मिलकर उत्तक बन गया, वो अपने को ध्यान रखना है। कोशिका, कोशिका मिलकर उत्तक। अब उत्तक मिलकर बहुत से उत्तक मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, अंग। तो अंग में देखिए दोस्तों, अंग में क्या लिखेंगे अपन, अंग में लिखेंगे एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर। यानी बहुत से उत्तक मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, अंग। तो एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। जैसे अंग क्या हो गया, हाथ हो गया। हाथ के लिए क्या क्या जरूरत पड़ गई, हड्डियाँ मिल गई, स्किन मिल गई यानी चमड़ी मिल गई, और मांसपेशियाँ मिल गई। तो ये मिलकर क्या बना दी, अंग। अंग कौन सा, हाथ। तो बहुत से उत्तक, तो ये उत्तकों का समूह हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें अंग में क्या लिखेंगे, जब एक समान कार्य करने वाले उत्तक मिल जाते हैं तो अंग का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण में अंग देखिए, जैसे हाथ हो गया, हाथ, पैर, नाक, सिर, ये क्या हो गए, ये शरीर के अंग हो गए। ये अपने हो गया, आपका पता लग गया। अब देखिए दोस्तों, अंग हो गया। अब अंग मिलने के बाद में कौन सा, यानी बहुत से अंग मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, तंत्र बनेगा। अब देखिए दोस्तों, तंत्र में क्या होता है, तंत्र में लिखेंगे अपन दोस्तों, वो देखिए, जब एक समान कार्य करने वाले अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि अंग मिलेंगे तो क्या बनेगा, तंत्र। तो एक समान कार्य करने वाले बहुत से अंग मिल जाते हैं तो तंत्र का निर्माण होता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्पादन तंत्र, जैसे रिप्रोडक्टरी सिस्टम भी कहते हैं, तो परिसंचरण तंत्र। तो वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसमें एक समान कार्य करने वाले अंग मिल जाते हैं। तो अंग में जैसे अंग क्या हो गया, हाथ, नाक, पैर, ये होते हैं। तो जैसे मान लो तंत्र कौन सा है, तो तंत्र अपना मान लो श्वसन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र में मुंह भी काम आएगा, नाक भी काम आएगा, फेफड़ा काम आएगा। तो फेफड़ा, नाक, मुंह, ये क्या अंग, तो ये सारे अंग मिल गए तो कौन सा तंत्र बन गया, पूरा श्वसन तंत्र बन गया। तो इसमें देखेंगे, जब एक समान कार्य करने वाले अंग मिल जाते हैं, अंग मिल जाते हैं तो तंत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है, तंत्र का निर्माण होता है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के देखिए दोस्तों, जैसे श्वसन तंत्र है, जैसे श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में देखिए दोस्तों, क्या क्या मिलेगा, नाक हो गया, तो नाक क्या है, अंग है। मुंह हो गया, फेफड़े हो गए, तो ये सारे क्या मिल गए, अंग मिलकर कौन सा तंत्र बन गया, श्वसन तंत्र बन गया। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो दोस्तों, अंग मिलकर क्या बन गया, तंत्र। अब बहुत से तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बनेगा, शरीर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, शरीर में 9 बड़े और 2 छोटे तंत्र होते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र,
रक्त परिसंचरण तंत्र, ये सारे क्या हुए हैं, तंत्र होते हैं। तो शरीर का निर्माण 9 बड़े और 2 छोटे तंत्रों से मिलकर, यानी टोटल 11 तंत्र शरीर में पाए जाते हैं, उनसे उनका निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, आगे इसमें तंत्र शरीर में क्या लिखेंगे, शरीर में लिखेंगे ये है जैविक संगठन, यानी अपना जो शरीर बन गया तो जैविक संगठन का उच्चतम स्तर होता है। देखिए दोस्तों, ये जैविक संगठन का उच्चतम स्तर, यानी अब जो अपना टोटल तंत्र मिल गए तो क्या बन गया, पूरा शरीर बन चुका है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो दोस्तों इस प्रकार अपना टोटल डिवाइडेशन चलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सबसे पहले कोशिका आती है जिसे अपन सेल के नाम से जानते हैं, फिर उत्तक जिसे अपन टिश्यू के नाम से जानते हैं, टिश्यू, फिर अंग आते हैं जिसे ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ऑर्गन, फिर तंत्र आता है जिसे अपन सिस्टम के नाम से जानते हैं, और लास्ट में अपना टोटल बॉडी बन जाता है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना शरीर किस प्रकार बनता है, सबसे छोटी कोशिका से मिलकर लास्ट में शरीर जाता है, वो किस प्रकार अपना मेंटेन होता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे कोशिका के बारे में। ये तो अपना शरीर बनाने की प्रक्रिया हो गई, अब पढ़ेंगे अपन कोशिका। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो पादपों में यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक जो जीव जंतुओं में यानी मनुष्य में और जानवरों में, दोनों में पाई जाती है। दोनों में फ़र्क होता है, वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब वो होने वाला है, वो कोशिका 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। देखिए दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो पादपों में पाई जाती है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, ये आकार में छोटी होती है। इसके केंद्र के चारों तरफ झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, जिन्हें अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो नहीं पाई जाती है। मतलब केंद्रक होता है इसके, वो केंद्रक नग्न अवस्था में होता है, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। दूसरी बात, इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि इसमें अनुपस्थित होते हैं। साथ ही में ये पादपों में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अपन यहाँ पे देखते हैं। तो पहली कोशिका आती है, उसे अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। उसमें पहला प्रकार है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक के बारे में अपन क्या लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक की सबसे पहली बात आएगी, ये पादपों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह है कोशिका पादपों यानी पेड़ पौधों में, पादपों में पाई जाती है। दूसरी इसके बारे में, यह आकार में छोटी होती है। अगला पॉइंट कौन सा आएगा प्रोकैरियोटिक के बारे में, इसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगर केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं होगी तो उसे अपन नग्न केंद्र कह सकते हैं। तो इसमें नग्न केंद्रक पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें एक गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम
पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है। और जो कोशिका के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे मानव की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कोई, तारका, सेंट्रोसोम, ये सब पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कौन से? प्रोकैरियोटिक। इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कोशिका की महत्वपूर्ण, तो देखिए दोस्तों, पहली कोशिका कौन सी हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिका पादपों में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोशिका पादपों में पाई जाती है, आकार में छोटी होती है। इसमें केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें नग्न केंद्रक पाया जाता है, नग्न केंद्रक पाया जाता है। ये भी अपने को यहाँ पे पता रखना है। इसमें नग्न केंद्रक यानी झिल्ली नहीं पाई जाती है केंद्र के चारों तरफ, तो नग्न केंद्रक हो गया। इसमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम 1 पाया जाता है। और इसमें कोशिका के महत्वपूर्ण अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोई, ये सभी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, ये कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका के 2 प्रकारों में पहली कोशिका प्रोकैरियोटिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पढ़िए अपन दूसरी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए दोस्तों, दूसरी जो अब कोशिका आती है, दूसरा प्रकार वो रहने वाला है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो ये मनुष्य यानी मानव में पाई जाती है। सबसे पहले अपन को ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसी होती है? जब बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पादपों में पाई जाती है, ऐसी कोशिका ज़्यादातर मिल जाती है, तो वो यूकैरियोटिक कोशिका बन जाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहली बात लिखिए, जब बहुत सी प्रोकैरियोटिक जो पादपों में पाई जाती थी ना, तो बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के मिलने पर इसका निर्माण होता है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जब बहुत सी कोशिकाएं मिल जाती है, तो कौन सी कोशिका का निर्माण होगा? यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मिल जाएगी तो यूकैरियोटिक का निर्माण होगा। आगे देखिए दोस्तों, यह कोशिका मानव में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। यह कोशिका मानव में पाई जाती है। कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिका। आगे देखिए दोस्तों, इसमें केंद्रक के चारों तरफ पूर्ण विकसित झिल्ली जिसे अपन आवरण कहते हैं, पूर्ण विकसित झिल्ली या आवरण पाया जाता है। पूर्ण विकसित झिल्ली या आवरण पाया जाता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, एक से ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक चीज जो पादपों में पाई जाती है उसमें एक गुणसूत्र, इसमें एक से ज़्यादा। और प्रोकैरियोटिक में क्या था? केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती थी, इसमें पूर्ण विकसित झिल्ली पाई जाती है। वो भी अपने को ध्यान रखना। और इसमें कोशिका
कोशिका के महत्वपूर्ण सभी अंग पाए जाते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं। कोशिका के सभी महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में कोशिका के महत्वपूर्ण अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, काल्जी को ये सब नहीं पाए जाते थे, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो दोस्तों ये हो गई यूकैरियोटिक कोशिका जो किस में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिका ये मिल जाती है, तो कौन सा, यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होता है। इसमें केंद्र के चारों तरफ पूर्ण विकसित झिल्ली आवरण पाया जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। और कोशिका के महत्वपूर्ण अंग जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कोई, केंद्रक, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, राइबोस, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों कोशिका के दो प्रकार अपन ने पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब पढ़ेंगे अपन कोशिका के बारे में। तो दोस्तों ये तो अपन हिस्ट्री देख लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर अपन देखने वाले हैं आगे की प्रक्रिया। चले दोस्तों अब देखते हैं अपन यहाँ पे कोशिका के बारे में, कोशिका की हिस्ट्री देखते हैं अपन दोबारा से अब कि कोशिका शब्द है जो सेल शब्द है वो कहाँ से आया, कौन सी भाषा से आया, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखेंगे अपन सेल से, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं अपन सेल। तो सेल शब्द है वो कहाँ से आया, तो सेल शब्द लेटिन भाषा के शब्द ध्यान रखना है, सेटुला से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ध्यान रखना है, सेल शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द सेटुला से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। दोस्तों कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ये अपने को ध्यान रखना है। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक बोतल है, बोतल के ढक्कन पर एक छोटा सा मधुमक्खी के छत्ते के जैसा कोष्ठ देगा, उसे उसका नाम दिया उसने कोसा। और कोसा को जो कोसा शब्द है जिसे अपन कोशिका के नाम से जानते हैं, वो उसने अपनी किताब माइकोग्राफिया में उसको संकलित किया, उसको मेंशन किया। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में लिखेंगे अपन, सेल यानी कोशिका होती है। सेल शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द सेटुला, ध्यान रखना है दोस्तों, लेटिन भाषा का शब्द कौन सा है, सेटुला से हुई है। सेल शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द सेटुला से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, छोटा सा कमरा, ये इसका अर्थ होता है। अब देखिए दोस्तों सेटुला से हुई है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोशिका की खोज 1665 में, ध्यान रखना है दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की, वो अपने को भी ध्यान रखना है। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की, वो अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना। अब आगे देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने एक बोतल के ढक्कन पर मधुमक्खी जैसा छत्ता देखा और उसे नाम दिया कोसा। देखिए दोस्तों
रॉबर्ट हुक ने एक बोतल के ढक्कन पर मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, शहद का छत्ता होता है, जो उसमें छोटे छोटे छेद ही छेद होते हैं, ऐसा एक छत्ता सा देखा और उसका नाम क्या दिया उसने? कोसा। कोसा शब्द दिया और कोसा से ही क्या निकल के आ गया? कोशिका बन गया। तो कोसा शब्द को उसने कहाँ लिखा? तो कोसा शब्द को उसने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा। तो आगे देखिए दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने कोसा जिसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कोसा शब्द को अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा। माइक्रोग्राफिया में लिखा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है उसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो वो माइक्रोग्राफिया रहेगी। इंपॉर्टेंट ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा। कौन से शब्द को? कोसा शब्द को। अब देखिए दोस्तों, ये तो कोशिका की खोज किसने की? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपने को ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर जीवित शब्द पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो ल्यू वेन हुक ने 1674 में की है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगला इंपॉर्टेंट नोट लगा लिखना है दोस्तों, वो लिखना है जीवित। क्यों? ये तो मृत कोशिका थी, लेकिन सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि कोशिका की खोज किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक ही बताना है, चाहे ऑप्शन में दोनों चीज आ जाए। तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में 1674 में ल्यू वेन होक ने की। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ल्यू वेन होक इसने की है 1674 के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यू वेन होक ने की है, लेकिन सबसे पहले कोशिका खोज वो रॉबर्ट हुक ने की है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए दो तरीके से कि कोशिका खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की है 1665। चाहे ऑप्शन में ल्यू वेन होक चाहे रॉबर्ट हुक दोनों आ जाए, तो अपने को रॉबर्ट हुक की करना। लेकिन प्रश्न में ऐसे दे के पूछ ले कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यू वेन होक आंसर रहेगा। चाहे दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, ल्यू वेन होक रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये अपने को यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे के बारे में देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका के जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, छोटी कोशिका कौन सी है, लंबी से कोशिका कौन सी होती है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को 3-4 फैक्ट और याद रखने हैं। वो रखने वाले कोशिका की वन लाइनर सिद्धांत, वो वन लाइनर फैक्ट याद रखने हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका सबसे पहला फैक्ट आएगा, वो रहेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला फैक्ट रहेगा कोशिका का अध्ययन, जैसे स्टडी ऑफ सेल, यानी कोशिका का अध्ययन, कोशिका के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाया गया था, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। ध्यान रखना है दोस्तों, साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। लेकिन कोशिका के जीवन का अध्ययन है, जैसे कोशिका बन गई, यानी कोशिका बनने से पहले तो वो साइटोलॉजी कहलाता है, लेकिन कोशिका बन गई अब उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो कोशिका के जीवन का अध्ययन कहलाएगा। तो कोशिका के जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा, उसे अपन सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट कौन सा रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोशिका के जीवन का अध्ययन सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी कहलाता है।
इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेल बायोलॉजी कहलाता है। तीसरा फैक्ट देखिए दोस्तों वन लाइन है, वो रहेगा कोशिका को, जो कोशिका होती है उस कोशिका का मापन किस में किया जाता है, कितनी मोटी होती है, लंबी चौड़ी, ये कितनी होती है, तो वो इसका मापन, लंबाई चौड़ाई का मापन माइक्रोन में किया जाता है। तो कोशिका की जो मोटाई होती है वो 0.5 से 10 माइक्रोन होती है, वो अपने को यहाँ पे देख लेंगे। तो अगला पॉइंट रहेगा कोशिका की लंबाई चौड़ाई चौड़ाई का मापन माइक्रोन, जिसे अपन इकाई कौन सी होती है, इकाई होती है दोस्तों ये वाली, अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, इकाई माइक्रोन में किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका इसका मापन किस में किया जाता है, माइक्रोन में किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, वो रहने वाला है कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो तंत्रिका, जिसे अपन साइटिका के नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी साइटिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका साइटिका, जिसे अपन तंत्रिका भी कहते हैं, तंत्रिका साइटिका होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, शरीर की सबसे लंबी पूछी जाए तो वो साइटिका, जिसे अपन तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अगला, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो कौन सी होती है, तो वो माइकोप्लाज्मा होती है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ये अपने कौन कौन से प्रश्न देख लिए, 5 प्रश्न देखे हैं, पांचों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। शरीर का कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के जीवन का अध्ययन पूछ ले तो सेल बायोलॉजी। कोशिका की लंबाई चौड़ाई का मापन तो वो माइक्रोन, ये अपने को यहाँ ध्यान रखना है। सेल बायोलॉजी वाला अपने को ध्यान रखना है। कोशिका के जीवन का अध्ययन और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो अपने को यहाँ पे साइटिका, जिसे अपन तंत्रिका कहते हैं, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका, जिसे अपन माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। और कोशिका का आकार कितना होता है, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोशिका का आकार 0.5 से 10 माइक्रोन होता है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। ये भी अपने को यहाँ पे 0.5 से 10 माइक्रोन होता है। तो ये भी अपने को 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगे 6 के 6 वन लाइनर, प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है इनसे, तो वो अपन याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन कोशिका, क्योंकि शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, शरीर असंख्य यानी अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो एक कोशिका नष्ट भी होती रहती है, खत्म भी होती रहती है, वो अपने को ध्यान रखना है। तो कोशिका शरीर में बनती भी रहती है, यानी एक कोशिका से 2 से 4, 4 से 8 ऐसी कोशिका बनती ही रहती है। तो कोशिका का विभाजन होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। कोशिका का विभाजन, जो कोशिका विभाजन का सिद्धांत भी कहलाता है। जो सबसे पहले कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया किसने था, वो नगेले ने दिया था, लेकिन सबसे पहले देखा किसने था, तो फ्लेमिंग ने देखा था। और कोशिका विभाजन का जो अध्ययन किया था वो सबसे पहले बेलर महोदय के द्वारा किया गया था, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं कोशिका विभाजन का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन कोशिका का विभाजन। अगला जो टॉपिक आएगा वो रहेगा पॉइंट यहाँ पे, कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन क्या होता है
कि शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो उसके अंदर एक कोशिका दूसरी कोशिका बन जाती है, फिर तीसरी बन जाती है, चौथी, ऐसे बनती ही रहती है। तो वो कोशिका का विभाजन चलता रहता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कोशिका में प्रजनन चलता है, प्रजनन के कारण एक से ज़्यादा बनती ही रहती है। तो कोशिका विभाजन में पहला पॉइंट, इसे कोशिका का प्रजनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, क्योंकि कोशिका एक से ज़्यादा बनती जा रही है, तो इसे कोशिका का प्रजनन कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कोशिका का स्वयं 1 से 2, 2 से आगे ऐसे बनते ही जाना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका का 1 से 2, 1 से 2 और 2 से आगे बनते ही जाना, बनते ही जाना कोशिका विभाजन कहलाता है, विभाजन कहलाता है। यानी 1 फिर 1 से 2, 2 से आगे तक ऐसे अरबों खरबों तक बनती ही रहती है, बार बार खत्म होती रहती है, बनती रहती है, तो वो कोशिका विभाजन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोशिका विभाजन का प्रतिपादक कौन है? तो वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नगेली। लेकिन कोशिका विभाजन सबसे पहले देखा किसने? फ्लेमिंग ने। अध्ययन किसने किया? बेलर ने। तीनों ही फैक्ट याद रखने। कोशिका विभाजन का प्रतिपादक कौन रहेगा दोस्तों? तो प्रतिपादक रहेगा दोस्तों यहाँ पे नगेली, याद रखना है, नगेली। अगला पॉइंट आएगा, कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा किसने? तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले देखा किसने? देखने वाला रहेगा दोस्तों फ्लेमिंग। आगे देखिए दोस्तों, तीसरा रहेगा कोशिका विभाजन का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? तो अध्ययन करने वाला कौन था? बेलर। दोस्तों 3 प्रश्न है, तीनों अलग है, तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे ये। कोशिका विभाजन का प्रतिपादक कौन था? नगेली। लेकिन सबसे पहले कोशिका विभाजन का सबसे पहले किसने देखा? तो वो फ्लेमिंग, मोदेन देगा। और आगे कोशिका विभाजन का अध्ययन करने वाला सबसे पहले कौन है? तो वो बेलर रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कोशिका से संबंधित। तो कोशिका विभाजन, इसे कोशिका का प्रजनन भी कहते हैं। कोशिका 1 से 2 ऐसे आगे से आगे बनती ही रहेगी, तो वो कोशिका क्या कहलाएगी? प्रजनन कहलाएगी। ये अपने देख लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अपन कोशिका का सिद्धांत, जिसे अपन सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन कोशिका का सिद्धांत। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अगला पॉइंट आएगा, वो रहने वाला है कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोशिका का सिद्धांत क्या है? तो इसे कोशावाद भी कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत को कोशावाद भी कहते हैं। कोशिका का सिद्धांत क्या है? तो ये जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें लिखेंगे इसे कोशावाद भी कहते हैं, सबसे पहली बात, इसे कोशावाद भी कहते हैं। अगला पॉइंट कौन सा आएगा? इसे कोशिका जीवन की रचनात्मक यानी निर्माण करने वाली रचनात्मक इकाई है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कोशिका के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला पॉइंट, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया। प्रतिपादक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो स्लाइडेन और स्वान है।
स्लाइडेन स्वान है, तो स्लाइडेन तो कौन है, तो स्लाइडेन यहाँ पे रहेगा पादप वैज्ञानिक। ये है पादप वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। यह भी अपने को ध्यान रखना, पादप यानी वनस्पति से संबंधित। और स्वान है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जंतु वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं ये अपने को, ये भी स्लाइडेन स्वान। अगला पॉइंट, इसे यानी कोशिका सिद्धांत हो, इसे स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी कहते हैं। इसे स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी कहते हैं। किसको? कोशिका के सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी कहते हैं। आगे एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो, ध्यान रखना है दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो। उसने बताया कि कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका बना देती है, फिर कोशिका बनती है, तो कोशिका का निर्माण कोशिका से होता रहता है। ये कहने वाला कौन है? सर रुडोल्फ विर्चो। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखना है। रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो इसने बताया कि कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होता है, कोशिका से ही होता है। ये बताने वाला कौन है? रुडोल्फ विर्चो। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कौन था? ये कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी जो अपने बताया, इसे कोशवाद भी कहते हैं। कोशिका जीवन की रचनात्मक इकाई, इसके प्रतिपादक कौन है? कोशिका सिद्धांत के स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन है पादप वैज्ञानिक, स्वान है जंतु वैज्ञानिक। इसे स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी कहते हैं, कोशवाद को, कोशिका सिद्धांत को। और रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका का निर्माण एक कोशिका से, एक कोशिका का निर्माण दूसरी कोशिका से होता रहता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल इसका कोशिका का पार्ट नंबर 2 लाएंगे, और कल के पार्ट नंबर 2 में अपन पूरी कोशिका को खोल के पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास पसंद आई तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।